अच्छा, जब भी कोई इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन का नाम लेता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद आध्यात्म, योग, ध्यान, मोक्ष, है ना? एक ऐसी तस्वीर जहां ये दुनिया एक तरह की माया है और असली खोज तो भाई आत्मा की है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या भारत की हजारों साल पुरानी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में सिर्फ यही एक सोच थी? क्या यही पूरी कहानी है? जी नहीं, कहानी का एक और पहलू भी है। एक ऐसी सोच की धारा भी थी जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। एक ऐसी परंपरा जिसने ईश्वर, वेद, स्वर्ग, नरक हर उस चीज को सिरे से नकार दिया जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। एक मजबूत भौतिकवादी परंपरा। तो चलिए, आज इसी भूले हुए दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम मिलेंगे भारतीय दर्शन के असली विद्रोहियों से, जिन्हें इतिहास चारवाक के नाम से जानता है। तो ये चारवाक आखिर थे कौन? आप इन्हें इंडियन फिलॉसफी के सबसे बड़े रेबल्स समझ सकते हैं। वो नास्तिक स्कूल जिन्होंने वेदों को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। देखिए, उनके लिए फिलॉसफी कोई किताबी ज्ञान नहीं थी, बल्कि ये जीने का एक तरीका था। उनकी सोच एकदम साफ थी। जो दिखता है, जो महसूस होता है, बस वही सच है। यहाँ तक कि हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस, वो भी कोई आत्मा नहीं है। ये बस 4 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के सही कॉम्बिनेशन से पैदा होती है। उन्होंने हर पुरानी मान्यता पर, हर ट्रेडिशनल वैल्यू पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए, अब चारवाक फिलॉसफी के एकदम कोर में चलते हैं। उनका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल आइडिया जो कहता है कि सच्चे ज्ञान का, वैलिड नॉलेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, डायरेक्ट परसेप्शन, यानी वो जो हम खुद अनुभव करते हैं। देखिए, इंडियन फिलॉसफी में ज्ञान के सोर्स को प्रमाण कहते हैं, और ये प्रमाण ही वो इंटेलेक्चुअल बैटलफील्ड था जहां सदियों तक सबसे बड़ी बहसें हुई कि भाई हम सच को जानेंगे कैसे, क्या देखकर या अंदाजा लगाकर या किसी की बात मानकर, कौन सा प्रमाण रिलायबल है। और इसी बैटलफील्ड पर चारवाक और बाकी स्कूलों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी, जहां न्याय जैसे स्कूल कहते थे कि ज्ञान के कई सोर्सेज हैं, जैसे प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, अनुमान यानी इन्फरेंस और शब्द यानी टेस्टिमनी। वहीं चारवाक ने साफ कह दिया, नहीं, सिर्फ एक, प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने है वही सत्य है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। इस पूरी इंटेलेक्चुअल लड़ाई को समझने के लिए इंडियन लॉजिक का एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, धुएं और आग की बहस। और चारवाकों ने इसी बहस के दिल पर सबसे जोरदार हमला किया। तो बाकी स्कूल ये तर्क देते थे कि अगर दूर किसी पहाड़ पर धुआं दिख रहा है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां आग लगी है। ये एक प्रॉपर 5 स्टेप का लॉजिकल प्रोसेस था। पहला, पहाड़ पर आग है। क्यों? क्योंकि वहां धुआं है। और ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती ही है, इसलिए पहाड़ पर आग है। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन चारवाकों ने इसी लॉजिक की सबसे जरूरी कड़ी पर सवाल उठाया, और वो कड़ी थी व्याप्ति। व्याप्ति मतलब वो यूनिवर्सल रूल, वो पक्का नियम जो कहता है जहां जहां धुआं वहां वहां आग। ये सिर्फ 1-2 बार के लिए नहीं, बल्कि हमेशा और हर जगह के लिए सच होना चाहिए, तभी अनुमान का लॉजिक काम करेगा। और चारवाक ने यहीं पर वो सवाल पूछा जिसने सबको हिला दिया। आप इस यूनिवर्सल रूल के बारे में 100% श्योर कैसे हो सकते हैं? क्या आपने दुनिया का हर धुआं और हर आग देखी है जो आप ये दावा कर सके? उनका तर्क बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा, देखिए, आप व्याप्ति को प्रत्यक्ष से तो साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी ने भी दुनिया का हर धुआं और हर आग नहीं देखी है, न पास्ट में, न प्रेजेंट में, न फ्यूचर में। अच्छा, आप इसे अनुमान से भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उस अनुमान को साबित करने के लिए एक और अनुमान चाहिए होगा, और ये तो एक एंडलेस लूप बन जाएगा। और जहां तक किसी के कहने की बात है, यानी टेस्टिमनी, तो भाई कोई भी झूठ बोल सकता है। मतलब जिस नींव पर अनुमान का पूरा महल खड़ा है, वो नींव ही कमजोर है। तो चारवाकों के हिसाब से क्या था? उनके हिसाब से अगर धुएं को देखकर आग का अंदाजा सही निकल भी गया तो ये लॉजिक की जीत नहीं है, ये बस एक इत्तेफाक है, एक एक्सीडेंटल कोइंसिडेंस। ये हमारी साइकोलॉजिकल आदत बन गई है, पर इसमें कोई लॉजिकल सर्टेनिटी नहीं है। ये तर्क बहुत कुछ बाद में वेस्टर्न फिलोसोफर डेविड ह्यूम के प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन जैसा ही। अब जाहिर है, इस जबरदस्त चैलेंज को कोई ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकता था। अगर अनुमान ही भरोसे के लायक नहीं है तो पूरा का पूरा तर्कशास्त्र ढह जाता।
तो लॉजिक को बचाने के लिए मैदान में उतरा न्याय स्कूल और उन्होंने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिफेंस तैयार किया। न्याय स्कूल के जो फिलोसोफर्स थे वो समझ गए कि चारवाक की चुनौती बहुत सीरियस है। लॉजिक को बचाने के लिए उन्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था और उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन का आइडिया सामने रखा। इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को कहते हैं सामान्य लक्षण। न्याय स्कूल ने कहा कि जब हम एक बार धुआं देखते हैं तो हम सिर्फ उस एक पर्टिकुलर धुएं को नहीं देखते, बल्कि हम उसके यूनिवर्सल एसेंस को, उसके धुएंपन को समझ लेते हैं। और हमारी बुद्धि ये जान जाती है कि ये जो स्मोकीनेस का यूनिवर्सल आइडिया है वो हमेशा फायरसनेस के यूनिवर्सल आइडिया से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं था, ये एक तरह से बुद्धि से देखना था। और इसी तरह उन्होंने व्याप्ति को जस्टिफाई करने की कोशिश की। अच्छा, ये सब सुनने में बड़ा एकेडमिक और सदियों पुराना लग सकता है, लेकिन सवाल ये है कि ये बहस आज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? चारवाकों की ये विद्रोही आवाज़ आज भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। चारवाक की ये परंपरा वक्त के साथ दब तो गई, पर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। प्राचीन भारत में वो मेनस्ट्रीम सोच को चैलेंज कर रहे थे। फिर करीब 7वीं सदी में हरिभद्र सूरी जैसे थिंकर्स ने, जो खुद चारवाक नहीं थे, अपने ग्रंथों में चारवाक की बातों को कोट किया, जिससे उनके विचार किसी तरह बचे रहे। और फिर 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मार्क्सवादी विद्वान देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने इस लगभग खो चुकी फिलॉसफी को फिर से जिंदा कर दिया। अपनी लैंडमार्क किताब लोकायत, अ स्टडी इन एंशिएंट इंडियन मटीरियलिज्म में उन्होंने उस इमेज को तोड़ा कि भारत सिर्फ साधु संतों और रहस्यवादियों का देश था। उन्होंने दुश्मनों के ग्रंथों में बिखरे हुए चारवाक के विचारों को एक साथ जोड़ा और इस फिलॉसफी का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने ये दिखाया कि इंडिया में भी रैशनलिज्म और मटीरियलिज्म की एक कितनी गहरी और मजबूत जड़ें रही हैं। बाकी विद्वान भी मानते हैं कि चट्टोपाध्याय का काम कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए जबरदस्त इंटेलेक्चुअल करेज की जरूरत थी। उन्होंने भारतीय इतिहास को एक ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक नजरिए से देखने पर जोर दिया और ये दिखाया कि कैसे एक भूली बिसरी परंपरा को दोबारा खोजा जा सकता है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। चारवाक की वो चुनौती कि ज्ञान का भरोसेमंद सोर्स क्या है? वो जो हम देखते हैं, वो जो हम अनुमान लगाते हैं, या वो जो हमें बताया जाता है? ये सवाल आज के पोस्ट ट्रूथ के दौर में, जहां हर तरफ मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, शायद पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। जब कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है, आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं?